और 70% डेटा जो है वो हम ट्रेनिंग के लिए रखेंगे, और ये हम यूजर से भी इनपुट लेंगे और डिफॉल्ट भी लेंगे, और इसकी डेटा टाइप जो है ये फ्लोट होगी। इसके पीछे जो साइंस है वो ये है कि भाई पाइथन के अंदर आपको काम कम से कम करना पड़ता है। पाइथन के अंदर जो काम है वो कम से कम करना पड़ता है, यूज लाइब्रेरी का सबसे ज्यादा होता है। तो अगर आपको लाइब्रेरी पता है जैसे ये वाली, तो आप बड़े आराम से ये 3-4 लाइनों के अंदर वो आप पूरा सिस्टम बता देंगे, यूजर से डेटा इनपुट होगा और इनपुट होने के बाद स्प्लिट रेशियो के अंदर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। यानी आपको इस पूरी कहानी के अंदर सिर्फ आपको ये पता लगाना है कि यार आपके पास स्प्लिट रेशियो जो है वो क्या करनी है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखें OS जो है एक लाइब्रेरी इंपोर्ट हो रही है, पेंडा तो आप यूज ही कर चुके हैं। अब यहाँ देखें OS पाथ ज्वाइन, ये दो चीजों को ज्वाइन कर रहा है। ये आपकी फाइल है और ये आपका फोल्डर है, ये ज्वाइन करके एक कंप्लीट पाथ बना रहा है ताकि आपका जो डेटा है वो या इस वाली लोकेशन से ये वाला डेटा वो एक्सेस कर ले, और उसके बाद जो है वो उसको रीड कर रहा है, उसके बाद उसमें से ड्रॉप कर रहा है नल्स, उसके बाद उसमें से ड्रॉप कर रहा है डुप्लीकेट्स, उसके बाद एक क्लास जो है, एक वन क्लास जो है वो उसमें से बता रहा है। ये वाली कमांड उम्मीद है आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये जो कमांड है ये कमांड क्या कर रही है, कुछ आइडिया है आप लोगों को? वाई इंडेक्स पे चेक करिए कि यस है या नहीं। ये वाई क्या है? इंडेक्स है, कॉलम का नाम है। ये डीएफ का इंडेक्स है। हाँ, डीएफ का इंडेक्स नहीं है ये कॉलम का नाम है। ये जो है ये कॉलम का नाम है। इसके अंदर जो कॉलम है उसमें आखिरी जो कॉलम है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि उस बंदे को लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा ऑन द बेस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन, यस या नो। और इसमें सिर्फ ये क्या कर रहा है कि एक क्लास जो है ये कॉलम का नाम है वाई, और इसके अंदर से अब इसके अंदर मुझे बताएं कि इस वन क्लास में कौन सा डेटा सेव हो जाएगा। यहाँ पे यस पड़ा हुआ है। हाँ, वो तमाम रिकॉर्ड्स, वो तमाम रोज जिसमें वाई के अंदर यस लिखा हुआ होगा, वो सारी रोज जो है वो इस वाले में आ जाएंगी, और जिसमें नो होगा वो इसमें आ जाएंगी, और ये उसका काउंट भी हो जाएगा। ये वाली कमांड आप लोगों को समझ में आ रही है? अगर इसमें कोई मसला है तो पूछे। ठीक है सर, ठीक। अच्छा, अब इसी तरह इसको आप फर्दर पढ़ेंगे, देखेंगे तो आप देखें यहाँ पर एनपी वेयर भी लगा हुआ है। मैं आप इसकी डिटेल नहीं बता रहा, लेकिन इसके पीछे पीछे कोई ना कोई साइंस है यहाँ पर कि वो क्या कर रहा है। यहाँ पर डीएफ की जॉब के भी इसने लगाई हुई है। यहाँ पर देखें ये जो है ये स्प्लिट कर रहा है, और यहाँ पर डीएफ में से कुछ चीजें ड्रॉप भी कर रहा है। सही है, यहाँ पर ये स्टेट भी लगा रहा है। उसके बाद जो है ये कॉलम ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी काम कर रहा है। यहाँ पर जो है ये अब ये जो आगे की जो चीजें हैं प्री प्रोसेस और प्री प्रोसेस ट्रांसफॉर्म, ये सारी चीजें जो है ये आपकी जो नई लाइब्रेरी साइकिट-लर्न उससे रिलेटेड है। अब यहाँ पर ट्रेन फीचर का जो आउटपुट पाथ है वो आपको बता रहा है कि जब डेटा ट्रेन हो जाएगा तो वो कहाँ पे चला जाएगा, और टेस्ट हो जाएगा तो वो कहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद जो है वो अगर थोड़ा सा अब आगे जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फिर जो है वो ये चीजें जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। अब ये देख रहे हैं यहाँ पर ये पीडी डेटा फ्रेम्स हैं, ये इसको सीएसवी में सेव कर रहा है। ये सारा डेटा आपके साथ चल रहा है। अब आप देखें इसके अंदर अगर आप ये एक एग्जाम्पल कोड है मशीन लर्निंग के, लेकिन अगर आप इस पे ईमानदारी से देखें तो मेरा ख्याल है कि इसमें 50% जो है वो पेंडास और नमपाई यूज हो रही है। आर यू एग्री और नॉट? जी सर। ठीक है जी, यहाँ पे सब लोग आप लोग अग्री हो गए। तो इस कोड से मैं आपको बताना चाहता था कि जब भी आप मशीन लर्निंग करने जाओगे तो आप जब भी मशीन लर्निंग के कोड पढ़े, आपको ये लाजिम है कि कोड पढ़ना अभी से शुरू कर दें, डेटा सेट वगैरह देखें, तो आपको लगेगा
कि यार बहुत सारी जगहों के ऊपर आपको अपना काम करने के लिए डेटा को प्री प्रोसेस करना जरूरी है। सबसे कॉमन प्री प्रोसेसिंग डेटा की क्या हो सकती है? कोई आइडिया आप लोगों के जहन में? नल वैल्यूज को रिमूव करना, एक तो ये हो गई, और डुप्लीकेशन डाटा की, डुप्लीकेशन की, और जंक डेटा रिमूव करना। जंक डेटा, चलो जंक डेटा भी रिमूव कर लेते हैं। और बताओ असद, कोई टेक्स्ट चैट के ऊपर कुछ कहना चाह रहे हैं? डेटा की शेप को एक जैसा करना, डेटा की शेप को एक जैसा करना, और नहीं सर, सिर्फ वो क्लासेस रिकॉर्डिंग वगैरह का पूछ रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अटेंडेंस फॉर्म उनको बता दिया ना भाई, अटेंडेंस फॉर्म में अटेंडेंस लगाना शुरू कर दें आप लोग। सर रिस्पॉन्सेज ऑफ कर दूं या रहने दूं अभी? अभी चलो 2:03 हो रहे हैं, 38 लोग क्या गए? 2:10 पे हम इसको ऑफ कर देंगे, सही है? ठीक है, 38 पे आएंगे, 38 लोग क्या आएंगे? अभी इसके अलावा एक और चीज जो आप लोगों शायद इसको मिस कर दिया, अभी आपने नहीं पढ़ी है इसलिए आपको आइडिया नहीं है, और वो ये है कि आपको कॉलम जो है वो सेपरेट आउट करना है। मतलब कुछ कॉलम जो है वो एज अ इनपुट इस्तेमाल होंगे और कुछ कॉलम एज अ आउटपुट इस्तेमाल होंगे, तो हमको दोनों को अलग अलग करना है, यानी कॉलम को सेपरेट आउट करना है। इसी तरह रोज को भी सेपरेट आउट करना है। कुछ डेटा आप ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे और कुछ डेटा उसमें से हटा लेंगे और उसको हम बाद में टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। यानी कि आपको रोज वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, कॉलम वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, डुप्लीकेट भी करना है, और इन सब के लिए जो है वो आपके पास नमपाई और पेंडास जो है वो सबसे आपकी आइडियल और इजी चॉइस है। उम्मीद है ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कोई सवाल यहाँ पे करना चाहे तो आप कर सकते हैं। कोई सवाल यहाँ से करना चाहता है? अच्छा, अब आपके पास जो है ये वाली डॉक्यूमेंट होपफुली जो है वो खुली भी होनी चाहिए। आपको मैंने कहा था गिटहब से डॉक्यूमेंट जो है वो कर लें, फिर भी मैं आप लोगों की आसानी के लिए जो है वो चैट विंडो के ऊपर ये वाली जो डॉक्यूमेंट है इसका लिंक जो है वो शेयर कर रहा हूँ। देखें आप लोगों के पास ओपन हो रही है नहीं हो रही? ये ओपन होना काफी है, इसका चलना या एग्जीक्यूट होना अभी जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोई फीडबैक देना चाहे मुझे? अगर मैं फीडबैक देते रहते ना तो मुझे लगता है कि हम एक्टिव है। हाँ, ओपन है, ठीक है, तो आप इसके अंदर से चीजें देख सकते हैं ना। ओके, तो अब हमारे पास जो नया चैप्टर है, इसका जो मेरे ख्याल से चैप्टर जो है वो 6 है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर हमारे पास है डेटा लोडिंग, स्टोरेज एंड फाइल फॉर्मेट्स। ठीक है, इसके अंदर जो है वो ये है कि हमें किस तरह डेटा जो है वो फाइल में से उठाकर पेंडास की लाइब्रेरी में लेकर आना है, और उसमें हमारे पास 2-3 फॉर्मेट है। मिसाल के तौर पर वो CSV डेटा हो सकता है, वो एक्सेल डेटा हो सकता है, और वो HTML डेटा हो सकता है। क्या किताब आप लोगों ने अपने पास कहीं ओपन की हुई है? क्या हुआ भैया, जवाब आप नहीं आ रहे लोगों के? यस सर, समथिंग ओपन ओपन है ना? तो आप किताब का चैप्टर 6 भी खोल लें, ताकि जो है वो आपको कहीं से भी जो है वो अगर कभी कोई रेफरेंस की जरूरत हो तो वहां से जाकर आप रेफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी आप लोगों के लिए खोल रहा हूँ। नंबर मुझे बताना कहाँ पर होगा ये चैप्टर 6? 167। 167। सर बुक के पेज के लिहाज से, वो ऊपर वाले पेजेस के लिहाज से। हाँ, तो इसको और आगे बढ़ा दूं मैं, 180 कर दूं इसको। 185 पे। 185 पे ऐसे चले जाते हैं। ठीक है, ये चैप्टर 6 है। इसके अंदर मैं आपको ये दिखा रहा था कि ये सब चीजें आपकी किताब से ही, ये जो पूरी की पूरी ये वर्कशीट है, नोटबुक है, ये आपकी किताब से ही बनाई गई है। तो आप अपनी किताब में से जाकर ये वाली चीजें पढ़ सकते हैं।
इसके अंदर आप और भी देख सकते हैं कि इसके अंदर देखिए रीड डेटा जो है वो टेबल से भी रीड हो सकता है, FWF से भी रीड हो सकता है, ठीक है यार एक दो केक रस के दे दो। अच्छा, और क्लिपबोर्ड से भी हो सकता है, ठीक है, एक्सेल से हो सकता है, HDF से हो सकता है, HTML से हो सकता है, JSON से हो सकता है, MSG पैक से हो सकता है, और पिकल से भी रीड हो सकता है, SAS से रीड हो सकता है, SQL से रीड कर सकते हैं आप, Stata से रीड कर सकते हैं, फीडर से रीड कर सकते हैं। और कोई आपके पास ऑप्शन बटा है डेटा फाइल में, कोई और ऐसा फाइल सिस्टम जिसमें से डेटा आपको रीड करना हो और वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है? थैंक यू। है भाई, मेरे ख्याल से काफी इतनी सारी चीजों में से हम डेटा रीड करके लेकर आ सकते हैं। यस सर। अच्छा, आजकल आपको सवाल नहीं कर रहे, बिल्कुल साइलेंट बैठे हुए, क्या वजह हो सकती है? आप लोग बोर हो रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा? सर आज एग्जाम चढ़ा हुआ है। समझ यार, कुछ नहीं होता। तो एग्जाम जो है ना MCQ बेस है, कितना भी उसको रट लो, अगर जो चीज समझ में आएगी ना वही वहां पर आएगी, वैसे नहीं आएगी। अच्छा, तो अगर आप में से कुछ लोग जो है वो एग्जाम की वजह से परेशान है, तो मैंने उनको ऑप्शन दिया था कि वो क्लास से लीव करके जा सकते हैं, और जिन लोगों को नहीं चढ़ा हुआ एग्जाम या जो तो दे चुके हैं, कम से कम वो तो जवाब दे सकेंगे ना फिर बाद में। क्या ख्याल है? अच्छा जी, तो मैं क्या कह रहा था मेरे दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि आपके पास कोई भी डेटा हो, वो डेटा जो है उसमें से आपको करना क्या होगा? ये 5 चीजें करनी होंगी: इंडेक्सिंग, टाइप इंटरफेसिंग, डेट टाइम पार्सिंग, आइट्रेशन और अनक्लीन डेटा इशू। ये देखो जरा, ये पढ़ो और मुझे बताओ कि इसमें से कौन सी चीज ऐसी है जो तुम्हारे को हजम नहीं हो रही। जब तक मैं केक रस से एंजॉय करूं। असद जी सर। क्या चल रहा है कहाँ पे? घर पर? असल में क्लास पे जो है ना बच्चे जवाब तो दे नहीं रहे, बोर हो रहे हैं। यही देख रहा हूँ मैं काफी। हाँ हाँ जी सर। सर वो एक सवाल है सर। हाँ सर। हाँ सुन रहा हूँ, बोले। मैंने पहले दिन अटेंडेंस लगाई है तो मुझे मिला ही पहले दिन लिंक है क्लास का। क्योंकि पहले दिन ही आज ही हमने लिंक शुरू किया है। इससे पहले जो है वो जो अटेंडेंस शीट जो थी वो स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन से भेजा करते थे, उसमें ख्वारी टाइट होती थी ना, तब हमने सोचा यार फॉर्म भर के फॉर्म का डेटा भेज दिया करेंगे, उसमें से निकालो बैठकर। समझ रहे बात? जी सर। और सर ये आज पहला लिंक है ना सर? हाँ पहला लिंक है। ये बताओ ये कॉमन ऑप्शन के अंदर कोई बात समझ में आई तुम्हें या नहीं आई? सर ये लिंक शेयर करते हैं, मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है। लिंक शेयर किया हुआ है। मिसिंग वैल्यू मार्कर्स और डेट टाइम पार्सिंग। मिसिंग वैल्यू मार्कर्स ये है क्या? इसमें है ही नहीं इसमें तो। ये टाइप इन्फ्रेंस इन डेटा क्रोजन में लास्ट में लिखा है। ये वाला स्किप रोज, ये वाला ये टाइप इन्फ्रेंस एंड डेटा कन्वर्जन। हाँ इसके लास्ट में। तुम्हें ये पता है सवाल तुमने अच्छा पूछा। देखो जब सवाल करता हूँ तो मुझे आप लोगों का औकात या लेवल पता लगता है ना कि आप कहाँ हो। तो अब जैसे मैं आपसे पूछ सकता हूँ यार इन्फ्रेंस का मतलब पता है तुम्हें? सर अखज करना कोई भी, यानी कि आपको एक्चुअल वैल्यू पता नहीं हो फिर भी आप गैस मार देते हैं ना। जैसे जब आप लोग MCQ देने जाते हैं, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो क्या करते हैं आप? सर इन्फ्रेंस तो वैसे होता है नताइज अखज करना। हाँ अखज क्या होता है? इतनी मुश्किल उर्दू बोलोगे तो वही समझ में नहीं आएगी। सर फाइंड आउट करना, सर्च करना। फाइंड आउट करना तो नहीं होता ना अखज का मतलब, ना इन्फ्रेंस का मतलब फाइंड आउट करना होता। माइंड में सोचना। क्या कहना?
माइंड में सोचना सर, दिमाग में सोच लेना कि ये होगा सर। मेरा ख्याल है इसको मैं आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करता हूँ, आप लोग मेरे साथ दीजिए। इन्फ्रेंस का मतलब है, आप चाहें तो इसको सर्च भी कर सकते हैं, सर्च कर लें क्या? आपका कंक्लूजन रीच ऑन अ बेसिस ऑफ एविडेंस और रीजनिंग, एम्फिसाइज ऑन ऑर्डर हेल्दी अंदाजा। ये देख रहे हो, ये अखज नहीं है, इसका मतलब क्या है? अंदाजा। इसका मैं आसान अल्फाज में अगर समझना चाहूं तो मैं कह सकता हूं, जब आपको किसी इंफॉर्मेशन का पता नहीं होता तो आप अंदाजा लगा लेते हैं। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। इन्फ्रेंस जो है वो बहुत ज्यादा यूज होता है हमारी एआई के अंदर, इसलिए मैंने ये लफ्ज इसी एज इज लिख दिया। इसका मकसद ये है कि आपको किसी चीज के बारे में पता नहीं है, फिर भी आपने अंदाजा लगा लिया। मिसाल के तौर पर आपने अभी एग्जाम नहीं दिया, फिर भी आपको लगता है कि यार एग्जाम के अंदर आप फेल हो जाएंगे, तो ये क्या कहलाएगी? इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस कहलाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर ये टाइप इन्फ्रेंस का मतलब ये है कि वो डेटा की बात हो रही है ना, तो डेटा की जो टाइप है वो आपका पेंडास जो है अंदाजा लगा लेता है। जब फाइल में से डेटा पढ़ने जाता है तो वो अंदाजा लगा लेता है कि इसकी डेटा की टाइप क्या होगी। क्या लगाता है? अंदाजा लगाता है। शुरू की 4-5 वैल्यू पढ़ के अंदाजा लगा लेगा कि डेटा की टाइप क्या होगी। मिसाल के तौर पर मैं आपसे सवाल करता हूं कि स्टूडेंट के फिजिक्स में मार्क्स, डेटा की टाइप क्या होगी? इंटीजर। फ्लोट होनी चाहिए वैसे तो। अब जिसने इंटीजर का है वो कोई रीजन दे, और जिसने फ्लोट का है वो भी रीजन दे। सर 100 में से 70 आएंगे, 60। हाँ, लेकिन जिसने फ्लोट का है उसने गलत नहीं कहा। हाँ भाई बताओ भाई, क्यों कहा हमने फ्लोट? पॉइंट्स में भी हो सकते हैं मार्क्स। पॉइंट्स में भी हो सकते हैं। मार्क्स जो है वो पॉइंट में भी हो सकते हैं, यानी कि ये भी हो सकता है कि 75.5 हो सकता है, भी नहीं हो सकता। अच्छा, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर इंटीजर, ये इंटीजर है, चलो सही है। लेकिन क्या PIIC का रोल नंबर इंटीजर हो सकता है? मुझे लगा है उसके साथ शुरू में PIIC लिखा हुआ होता है। अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे? स्ट्रिंग यूज करेंगे। अच्छा, ये बताओ कि अगर फिजिक्स के मार्क्स हैं तो फ्लोट वाला कौन सा होगा? फ्लोट 16 छोटा वाला फ्लोट होगा, बड़ा वाला फ्लोट होगा, डबल, सिंगल, कौन सा वाला होगा? सिंगल वाला। तो मार्क्स के लिए तो सिंगल ही बहुत है सर। सिंगल ही बहुत है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज जो हमारे लिए मसला हो सकती है, और वो क्या है? डेट टाइम, यानी डेट और टाइम को कैसे पास किया जाएगा। डिफरेंट आपके फॉर्मेट होते हैं ना डेट के और टाइम के, वो सारे के सारे। और इसके अलावा क्या हो सकता है? आपको वो डेटा गो थ्रू करना है, यानी उस डेटा को शुरू से आखिर तक रीड करना है, उस पर कोई ऑपरेशन अप्लाई करना है। इसके अलावा क्या करना है? हाँ, ये जो ये लिखा है कि जो उसमें था टाइप इन्फ्रेंस में कि कस्टम लिस्ट ऑफ मिसिंग वैल्यू मार्कर्स, इसका क्या मतलब है? यार आई रियली अप्रिशिएट द वे यू आस्क मी क्वेश्चन। ये मुझे भी याद नहीं है कि कस्टम लिस्ट ऑफ मिसिंग वैल्यूज मार्कर जो है वो क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो किताब देखते हैं, शायद किताब में लिखा हुआ हो, मैंने सर्च करता हूँ। अगर वैल्यू मार्कर, अच्छा, मुझे भी इसका जो है वो नहीं पता, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसकी बिना पर यहाँ पर सिर्फ आपको ये कहना चाहूंगा कि ये जो कस्टम लिस्ट ऑफ मिसिंग वैल्यू मार्कर्स है, ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास वैल्यू मिसिंग है, यानी वैल्यूज अवेलेबल नहीं है, तो उनको आप क्या वैल्यू देंगे? ठीक है, उसको हम कहेंगे, उसकी एक लिस्ट अगर आप बना लें तो उसको हम कहेंगे कस्टम लिस्ट ऑफ मिसिंग वैल्यू मार्कर। यानी कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर डेटा आ जाए, मिसाल के तौर पर आप जो है स्टूडेंट के मार्क्स की बात हो रही है, मैं स्टूडेंट के मार्क्स की एग्जांपल इसलिए देता हूं कि तकरीबन हर किसी ने एग्जाम तो दिए हुए होते हैं ना। अगर किसी स्टूडेंट ने एग्जाम नहीं दिया तो वहां पर हम क्या लिखेंगे उसके मार्क्स में? नल या जीरो?
नल या जीरो। देखो जीरो नहीं लिख सकते, जीरो का मतलब तो ये हो सकता है उसको 0 मार्क्स मिले। अब ठीक क्या है, नल। लिखेंगे यहाँ पर? तो अमूमन आपने देखा होगा जो आपकी मार्कशीट होती है टेस्ट वेस्ट की, जिसके अंदर जिसमें नहीं आता उसमें ए या यू लिखा हुआ होता है ना, ए या यू लिखा हुआ होता है। अब मसला यह है कि ए और यू लिखा हुआ तो है, लेकिन मसला यह है कि ए और यू तो आप फ्लोट में जाकर नहीं लिख सकते ना। यस। अब यहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि यार आप जो है वो किस तरीके से डेटा जो है वो उसके अंदर लेके जाएंगे। क्या आप उसके लिए क्या करेंगे? कोई स्पेशल लेटर इस्तेमाल करेंगे, मिसाल के तौर पर -1 इस्तेमाल करेंगे, मिसाल के तौर पर 0.1 इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे? तो ये सब सोचना है। तो इस चीज को हम कहेंगे कस्टम लिस्ट ऑफ मिसिंग वैल्यूज मार्कर। जहां पर वैल्यूज अवेलेबल नहीं है वहां पर कौन सी वैल्यू डाली जाएगी? क्या वो 0 Okay, now होगी, understand. क्या वो 1 होगी, क्या वो 10 होंगी, जो भी होगी। ठीक है जनाब। तो ये सब चीजें जो है ये हमें करनी है। अब इसका मतलब है फॉर्मेट कुछ भी हो, फॉर्मेट कोई सा भी हो, डेटा आपको जो है वो कॉलम और रो की फॉर्म में होना चाहिए, और उसके बाद सारी की सारी जो कहानी है वो इन चीजों के ऊपर बेस करेगी। अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई है तो फिर ये वाली बात तो बड़ी ही आसान है। इसके अंदर जो है मैं इसको आपको एक चीज दिखाना चाह रहा था। ये देख रहे हैं आप लोग, ये वाला, ये वाली चीज नजर आ रही है आपको? यस सर। ये एक जिप फाइल है जिसमें सारे डेटा सेट पड़े हुए, उसमें से एग्जाम्पल का भी डेटा सेट है। ठीक है, एग्जाम्पल का डेटा सेट जिप फॉर्मेट में, उसको जब आप अनजिप करेंगे, जब आप उसको अनजिप करेंगे तो वो एक फोल्डर बन जाएगा आपकी करंट वर्कशीट के अंदर। यानी अगर आप example.zip को अनजिप करेंगे तो उसमें एग्जाम्पल्स नाम का एक फोल्डर बन जाएगा जिसमें सैंपल नाम की एक CSV होगी, वो आपको रीड करनी है, और वो उसकी लोकेशन कहां पर है यहाँ पे दी गई है। तो आप जरा ये याद रख लीजिएगा। सही है? ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। ये वाली देखें, एक तो ये वाली है डेटा सेट जिप, ये कौन सी वाली? दूसरी है examples.zip। examples.zip को आप अनजिप करेंगे तो एग्जाम्पल नाम का फोल्डर बन जाएगा और उसमें सैंपल नाम की CSV आ गई। अगर नहीं है तो दोबारा अनजिप कीजिएगा। सही है जनाब? अब मैं इस कोड को लेता हूं और इसको मैं चला देता हूं, तो एरर आना चाहिए नहीं आना चाहिए? है भाई? तो चलाएंगे, क्या कहते हैं, एरर आएगा नहीं आएगा? अगर चाहिए, तो अगर नहीं है मुझे एरर आएगा सर, आना अगर तो जिप फाइल ओपन की हुई तो फिर तो एरर नहीं आएगा। तो आप देख लेते हैं, एरर आ गया। अब मुझे बताओ मैं इस एरर को कोलैब के ऊपर कैसे सॉल्व करूं? 1 हफ्ते 2 4 हफ्ते से तुम लोग सर sample.csv फाइल को अपलोड करके। हाँ, अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बड़ा अच्छा सवाल है। अगर आप लोग कोलैब के ऊपर काम कर रहे हैं तो मैं पहले सबसे पहले इसमें से ये ओपन example.zip को, ये तो व्यू रॉ में दिखा रहा है ना, इसको मैं पीछे जाऊंगा। कहाँ है भाई मेरी example.zip? नजर आ रही है आप लोगों को? ये डाउनलोड कैसे होगा? सेव लिंक करूंगा मैं, सही है, और मैं यहाँ पर कहीं पे भी जैसे डाउनलोड में ले आता हूँ। सही है, ये मैंने डाउनलोड करा ली। अब क्या करूं? कोई मुझे हेल्प कर सकता है इसमें कोई मेरे साथ? कोलैब की बात हो रही है, कोलैब के ऊपर, या आप उस फोल्डर में चाहिए? तो पहले हम कोलैब की बात कर लेते हैं। कोलैब के अंदर मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैं यहाँ पर आ गया इस वाले के फाइल्स के ऊपर। ठीक है, इसमें सैंपल डेटा जो है वो पड़ा हुआ भी है, लेकिन मुझे तो एग्जाम्पल वाला अपलोड करना है। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर अपलोड करूंगा। सही है, मैं यहाँ पे डाउनलोड में गया और मैंने ये examples.zip को अपलोड कर दिया। सही है जनाब? अब
मैं क्या करूं भाई? सर एक्सट्रैक्ट करें। एक्सट्रैक्ट करें। देखो सबसे पहले मुझे इसकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए ना कि मैं कहाँ पर मौजूद हूँ ना। तो मैं ये कर रहा हूँ, इससे पहले जाकर एक फोल्डर बन यहाँ पर जाकर चेक करता हूँ ls। देखिए ये कमांड चलती है नहीं चलती। ये देखो ये बता रहे हैं यहाँ पर सैंपल डेटा और example.zip पड़ी हुई है। मैंने यहाँ पर ये जो ls की कमांड है ये पाइथन की कमांड नहीं है, ये लिनक्स की कमांड है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड है। हमारा जो कोलैब होता है वो लिनक्स पे चल रहा होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम कहेंगे अनजिप। आई होप कि अनजिप चल जाए examples.zip। अब इसको हम चलाते हैं और देखते हैं कि क्या ये चल रहा है। इनवैलिड सिंटैक्स दे रहा है, क्यों भाई? यहाँ पर ये मैं ये लगा के ट्राई करता हूँ। कह रहा है LS भी नॉट डिफाइन कर रहा है, ऐसा कर रहा है यार ये तो। अच्छा क्या कह रहा है ये? एग्जाम्पल्स कह रहा है भाई ये तो फाइल ही नहीं है। ये जो फाइल डाउनलोड हुई है ये थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, दोबारा डाउनलोड करके देखते हैं। कहाँ से डाउनलोड की थी भाई? डेटा सेट एग्जाम्पल्स, ओए हो यहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड, सॉरी। मैं जाकर सबसे पहले इसमें से डाउनलोड में सारी एग्जांपल उठाता हूँ ताकि मुझे मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है जनाब, और मैंने इसको कहा डाउनलोड करो। अभी एग्जांपल्स हो गए, अब मैं इसको यहाँ पर ओपन करके देख लेता हूँ। अगर यहीं चलेगी तो फिर आगे भी चलेगी, इसका मतलब है यहाँ तक सही है। ठीक है, इसको हम अपलोड कर लेते हैं। चलो अभी अपलोड हो जाओ। हाँ भाई, हो रही है नहीं हो रही? हो गई? अब इसको चला के देखते हैं। तो आखिरकार इतनी मेहनत के बाद हमारी जो फाइल है वो अनजिप हो गई है। इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूं तो आप देखें यहाँ पर एग्जाम्पल नाम का फोल्डर बन गया है और उसके अंदर बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी आ गई। इसमें से sample.json भी है और शायद sample.3, sample2 और sample.csv भी है। भाई यहाँ तक कोई घबरा गया हो या उसकी समझ में नहीं आया हो तो पूछ ले। इसमें ये दोनों कमांड जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड है। इसके पहले आप फुट मार्क लगा के ये बताते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो इस तरह का एरर आ जाएगा। तो इसके लिए पहले जो है यहाँ पर फुट मार्क लगा दिया। फुट मार्क का मतलब है कि ये कमांड जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलेगी। ठीक है, अब ये बोल रहा है रिप्लेस करना है, क्या करना है? मैंने कहा है इसको कि यस या ऑल कर दो। सही है भाई। अब मैं ये इसको चलाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट आपके पास आ गया। कोई सवाल पूछना चाहता है? हम जुपिटर के ऊपर ये ls की कमांड तो नहीं देंगे?
जुपिटर के ऊपर भी ls की कमांड आप दे सकते हैं अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स हो तो, वरना आपको यहाँ पे ठीक है, dir Windows लिखना पड़ेगा। अगर विंडोज होगा तो आपको dir लिखना ठीक है। पड़ेगा। सही है। और सही है, अगर सर। विंडोज है तो आपको अनजिप सही है। की कमांड की जगह हो सकता है विनजिप लिखना पड़े। तो सर। आपको हाँ, यहाँ पर मैं कोलैब के ऊपर काम कर रहा हूँ और कोलैब जो है उसके पीछे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स का है, तो इसलिए जो है मैंने ये वाली कमांड चलाई थी। ठीक हो गया सर। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी कुछ कहानी बहुत ही सिंपल है। डेटा उठ के आपके पास मेमोरी में आ गया है, ठीक है। और बाद में मैंने और दोनों तरीकों से इसको चलाया है। पहले मैंने इसको यूं करके चलाया है, और जब मैंने इसको यूं करके चलाया तो आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो स्टूडेंट आईडी, नाम, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश और मैथ मौजूद था। मैंने क्या किया है कि अब इस मर्तबा मैंने जो है वो उसको बोला है कि यार मुझे रो नंबर 1 नहीं चाहिए। रो नंबर 1 में असल में कॉलम की हेडिंग्स मौजूद थी CSV फाइल के अंदर। मैंने कहा मुझे रो नंबर 1 नहीं चाहिए, रो नंबर 1 हटा दो। और जो CSV फाइल के साथ आई थी तो मैंने अपनी हेडिंग बना ली। अब मेरे पास जो है वो CSV फाइल में डेटा कुछ और पड़ा हुआ था, मतलब हेडिंग कुछ और पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने जो है उसकी जो हेडिंग है वो चेंज कर ली है। अब मैंने स्टूडेंट आईडी की जगह अपनी आईडी लगा ली है, अपना स्टूडेंट नेम की जगह तो नेम ही रखा है, केमिस्ट्री की जगह CH कर लिया है, फिजिक्स की जगह PH कर लिया है, इंग्लिश के लिए EN कर लिया है और मैथ के लिए मैंने ये MTH लिख दिया। यहाँ तक कोई और खतरनाक सा सवाल? नहीं? पक्का आ गया। सवाल करूं फिर आप लोगों से मैं? ठीक है जी, सवाल करते हैं। रैंडम में ढूंढता हूँ। वजाहत अली बताएं कि हमने स्किप रोज इक्वल टू 1 क्यों किया? वजाहत अली ऑनलाइन होने के बाद जाके सो गए हैं, तो हम वकास से पूछते हैं ये वाला सवाल। वकास आप बताएं। सुलेमान जाफर, कोई और बताना चाहे टीचर को खुश करने के लिए? जी सर। कॉलम नेम्स तक स्किप है। क्या कह रहे हैं? इसमें जो हेडर की इंफॉर्मेशन है उसको स्किप करने के लिए किया गया है। ठीक है, हेडर क्या मैं इसकी कॉलम्स के नेम है। बिल्कुल। अब मैं सवाल ही आप लोगों से कर रहा हूँ। देखो, मैं सवाल इसलिए आप लोगों से ऐसे होंगे सवाल करता हूँ ताकि आप लोग भी ऐसे सवाल करें और आपको चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। मैं क्या स्किप रोज इक्वल टू 10 कर सकता हूँ? कोई एरर आएगा? नहीं आएगा। एरर तो नहीं आएगा, मगर इसमें नो रिकॉर्ड जो स्किप हो जाएंगे। आई थिंक एरर आएगा। नहीं, एरर नहीं आएगा। बात भाई ने बिल्कुल हमारे सही कही है कि स्किप रोज अगर मैं 10 कर दूंगा तो स्किप रोज जो है वो 10 ही हो जाएगी। आप लोगों ने ये वाला काम आप लोग जरा करके देखें अपने पास और मुझे बताएं कि स्किप रोज जो है अगर मैं जहां पर, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। अगर मैं इसमें स्किप रोज कर दूंगा 10 तो क्या होगा आपको बताना है मुझे। ये वाला कोड चला के देखें, डाउनलोड करें, देखें डाउनलोड कर पा रहे नहीं कर पा रहे। आप लोगों के पास मेरी घड़ी में 2:31 हो रहे हैं। आप लोगों एम्प्टी डेटा फ्रेम आ जाएगा। पूरे 5 मिनट है। एम्प्टी डेटा फ्रेम आ जाएगा। मुझे टेक्स्ट के अंदर मुझे मैसेज करके बताएं। मैं आप टेक्स्ट फाइल देख रहा हूं अपने पास। मुझे वो एरर या रिजल्ट जो है वो मुझे बताएं। सोहेल, आप इसको चला के बताएं कमांड को ना, ताकि आप सही बता सके। आप में से कोई पाकिस्तानी ड्रामे वगैरह देखता है क्या?
सर आप देखते हैं? टाइम ही नहीं। जी सर देखते हैं, जी सर हम देखते हैं। रिसेंटली मैंने बीबीसी उर्दू पे देखा, उस ड्रामे का नाम था घिसी पिटी मोहब्बत, तो वो मैंने देखा, वो मुझे अच्छा लगा और मैंने सारा देखा वो मैंने। और अभी फिरोज खान का ड्रामा। किसका ड्रामा? फिरोज खान। अच्छा, वो जो नया आने वाला है कौन सी है, खुदा और मोहब्बत, तो कब आएगा वो? सर आ रही है भी, कोई 1-2 वीक के अंदर आ जाएगा ये भी। अच्छा, क्यों आ नहीं रहा, क्यों बार बार रुक क्यों रहा है ये? सारी मार्केटिंग कर रहे हैं उसकी ना, तो इसलिए वो जितनी ज्यादा मार्केटिंग होगी उतनी ज्यादा। अच्छा, तो इसका सीजन 1 और 2 था, वो कामयाब हुए थे क्या? यस सर, वो तो कामयाब था सीजन 1 और 2। पक्का? ऐसा ना मैं देखने वो बोर हो जाऊं मैं देखते हुए। नहीं वो कामयाब था, लेकिन उसमें फिरोज खान नहीं था सर, तो मजा नहीं आया? ठीक था वो। नहीं इतना मजा नहीं है। फिरोज खान जितने खानी में अपना ड्रामा देखेंगे वही बड़ा अच्छा ड्रामा है, खानी भी तो ठीक है। फिरोज खान का कोई भी ड्रामा देखेंगे ना अभी बोर नहीं होंगे, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है वो। अच्छा, क्यों सर, उसका भी डाटा सेट बनाना है? हाँ, ये एक मैं सोच रहा हूँ कि हमें किसी ड्रामे के ऊपर ये कैसे उसकी जो है स्टोरी लाइन से हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ड्रामा कामयाब होगा या नहीं होगा। सर एक तो हम ये कि जो उसकी कास्ट है ड्रामे की, उसकी कास्ट को देख के ओके, उसकी कास्ट में पिछले जो ड्रामे हैं वो सक्सेसफुल है कि नहीं है। तो जिस तरह पे एक्टर है फिरोज खान, हम इसके पिछले ड्रामे देखेंगे पहले कि जो पिछले इसके कोई 5-6 ड्रामे हैं कि कितने सक्सेसफुल हैं, कितनी इनकी टीआरपी आई है, जो उसकी जो एक को एक्टर है, और मतलब कास्ट देखेंगे इसके, हमके कास्ट के ड्रामा कितने सक्सेसफुल हैं, तो उसकी भी हम आगे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। चलो जबरदस्त। हाँ भाई, कुछ लोगों ने किया, कोई अभी तक आंसर नहीं आया मेरे पास अच्छा सा। सर एम्प्टी डेटा फ्रेम आएगा। आपके पास क्या आया? एम्प्टी सर। एम्प्टी आ रहा है, एरर नहीं आ रहा कोई? नो सर। ठीक है जी, फिर कंटिन्यू करें, हम आगे चले जाएं। ये वाला कोड चला के देखते हैं। अब जैसे इसमें देखें, यहाँ पर एक चीज में लिखी हुई भी आप देख लीजिएगा, रेफर द बुक फॉर द अदर डिटेल्स लाइक हेडर इक्वल टू नन। यानी कि आप जो है वो स्किप रो की जगह हेडर इक्वल टू नन भी लिख सकते हैं। ये वाला देखो चला, ये चलता है नहीं चलता, प्लॉट हो रहा है नहीं हो रहा। अबे पेस्ट कर दो इसको। अरे वाह, ये तो प्लॉट भी हो गया। कैसा लग रहा है भाई ABCD? अच्छा लग रहा है ये 4 अलग अलग कलर में। यस सर। ये example.ex1 में क्या था, एक मिनट चेक करो, ये हमें क्या था, 4 कलर दिखा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए इसमें एरर आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है इसमें? Conda defined Conda sir नहीं डिफाइंड। और अब ये वाला एरर क्यों आ रहा है? डबल कोड नहीं लिखा है और CSV नहीं लिखा। अबे फर्क क्या दोनों में? स्पेस का।
टेम्परेचर। ये दोनों के अंदर जो फर्क नजर आ रहा है, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है ना। सही है, काइंडली अगर आप कोल ऐप का ये लिंक शेयर कर देना। लिंक शेयर तो पहले बहुत अरसे से किया हुआ है, दोबारा कर देता हूँ मैं। अभी तक आप लोगों ने इसको चला के ही देखा, मतलब खोल के ही देखा। कुछ लोगों ने रेज हैंड किए, वो अपना सवाल कुछ करना चाहे तो कर ले भाई। सही है भाई, ये भी हो गया। अब अच्छा, इसमें देखो एक और चीज भी लिखी हुई है, यूज ऑफ अदर डिलिमिटर आल्सो पॉसिबल इन सम केसेस टेबल माइट हैव अ फिक्स्ड डिलिमिटर यूजिंग वाइड स्पेस, और ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी किताब के अंदर। ठीक है, ये आप मिसिंग वैल्यू कहानी है कि अगर मिसिंग वैल्यू होगी तो आप अब क्या करेंगे। चला के देखते हैं, आ रहा नहीं आ रहा। हाँ भाई, ये कुछ समझ में आ रहा है कोड? इसकी मैं डिटेल आपको नहीं दे रहा, आप जरा चेक करें कि ये कोड इज वर्किंग एंड यू कैन अंडरस्टैंड द कोड विद द आउटपुट गिवन। हाँ मेरे दोस्तों, ये वाली बात समझ में आ रही तो मैं ये वाली बता दो भाई, कोई सब चले गए क्या क्लास छोड़कर? असल मेरे ख्याल से सब लोगों को किक आउट कर देते हैं, फिर दोबारा लोग आ जाएंगे तो आपको पता लग जाए कुछ लोग क्लास छोड़ के चले तो नहीं गए। क्या ख्याल है? नहीं सर, क्लास में सर समझने की ट्राई कर रहे हैं अभी जरा। हाँ तो बोलो तो सही सर, टाइम दे इस तरह कोई बात तो करो ना यार। यस बड़ा ही बोर हो रहा हूँ आप लोगों की क्लास पढ़ाकर वैसे आज। इसको जो है मैं शुरू से अनकमेंट करके, जैसे इसको पहले ये वाली चीज चला के देखें आप लोग इस तरह, तो आप देखेंगे कि ये रिजल्ट है और ये रिजल्ट, और इसको मैंने दोबारा प्रिंट किया तो देखें दोनों में फर्क क्या है।
अच्छा नीचे लगा रहा था मुझे। अच्छा जी, ऊपर वाले में और दूसरे नीचे वाले में फर्क क्या है, क्या हमने चेंज किया है? ये तो हमने सिर्फ सिंपल यहाँ मैंने कहा n वैल्यूज इज इक्वल टू नल। सेम ही है सर, दोनों सेम लग रही हैं, सारी आउटपुट एक जैसे। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यूज, अगर जो वैल्यूज को नहीं मिलेगी, यानी जहां पर वैल्यू नहीं मिलेगी वो वहां पर क्या करेगा, इसको नल कर देगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमने यहाँ पर एक और नई चीज लेकर आए हैं हम। जो मैं ये मेरा सिंटैक्स है एक्चुअली। ये मेरा सिंटैक्स है और ये इसकी एग्जांपल है। आप देखें इसके अंदर जो FOO है, यहाँ पर भी FOO था और यहाँ पर भी FOO था, उसको भी मैंने NaN में कन्वर्ट कर दिया। मुझे लगा कि FOO का मतलब है कि ये जो वैल्यू है FOO की, ये असल में इनवैलिड वैल्यू है। जहां पर भी ये वाली वैल्यू आएगी मैं इसको NaN में कन्वर्ट कर दूंगा और सिर्फ मैसेज के कॉलम में देखूंगा जाकर, यानी कि मैं FOO जो है वो किसी और कॉलम में चेक नहीं कर रहा। ठीक है, और इसकी सारी की सारी डिटेल्स जो है उसके लिए हम किताब में जाते हैं और किताब में जाके देखते हैं कि किताब में इसकी पूरी कहानी जो है वो क्या है। ये मैं आपको किताब में लेके जा रहा हूं। इसमें ज्यादा डिटेल्स मौजूद हैं आपके पास। रीड टेबल, अब मिसाल के तौर पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रीड CSV किया, सर ये स्मार्ट स्पीकर का जो मॉडल है उसके अंदर भी पांडास इतनी इम्पोर्टेंट ही है अगर स्मार्ट स्पीकर मॉडल डिजाइन करना हो। दो मसले हैं इसमें। डेटा आपके पास मेमोरी में कैसे स्टोर करेंगे आप? लिंक लिस्ट, अगर आपको डेटा मेमोरी में स्टोर करना हो तो उसमें आपके पास क्या ऑप्शन है? तो NumPy भी है और लिंक लिस्ट भी है। हाँ, या तो आपके पास जो बिल्ट इन पाइथन की लिस्ट है वो है, या NumPy है, या pandas है, यही है ना आपके पास? यस। तो जब तक आप डेटा मेमोरी में स्टोर नहीं करेंगे
वो आपको कहीं पर भी हेल्प नहीं कर सकते ना। अगर डेटा फाइल में मौजूद है या कहीं से इंटरनेट पे आ रहा है या किसी डिवाइस से भी आ रहा है, तो आपको उसको मेमोरी में किसी न किसी चीज में से तो स्टोर करना पड़ेगा ना जी। तो अगर आप उसको स्टोर नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो वो फिर आगे डाटा फ्रेम में यूज नहीं होगा। हाँ, तो अब आपकी मर्जी है। अब आप सोचें कि क्या सबसे ज्यादा बेहतर है, लिस्ट, नमपाई या पेंडास? अब आप मुझे बताएं, आपके पास सिनेरियो होगा स्मार्ट स्पीकर का, तो मुझे बताओ क्या सबसे बेहतर है? पेंडास। मेरे ख्याल है अगर स्मार्ट स्पीकर का डेटा जो है वो होमोजीनियस है, उसमें सारा का सारा एक ही जैसा डेटा है, तो नमपाई भी चल सकती है जी, वो भी है, लेकिन ज्यादा उसके साथ अगर लेबल्स भी मौजूद है या आउटपुट भी मौजूद है तो वहां पे आपको पेंडा की जरूरत पड़ेगी जी। तो सर लिस्ट को हम इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे कि लिस्ट के अंदर आप जो ये जो ऑपरेशंस होते हैं एक साथ वाले वो नहीं कर सकते जी। ठीक है, तो आप ये मैं आपको बताया जा रहा था कि आपके पास ये वाली जो ऑप्शंस है NA वैल्यूज जो है उनको आप किस तरह यूज करेंगे, ये सारी डिटेल्स जो है ये किताब के अंदर आपको दी हुई है। आप ये जो है वो इंफॉर्मेशन यूज करें और देखें। इसमें जैसे बड़ी अच्छी चीज अभी चलते है कि इसमें स्किप रोज जो है वो आपके पास एरे भी दे सकते हैं। अभी तक हम ये समझ रहे होंगे स्किप रोज के अंदर हम बताएंगे कि भाई आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10 रोज कर दो तो 10 रोज उठा देगा, लेकिन देखिए इसके अंदर इसकी प्रोस के अंदर ये बता रहा है 0, 2 और 3, यानी 0 को हटा दो, 1 को छोड़ दो, 2 को हटा दो और 3 को हटा दो, बाकी जो है वो सारी के सारी यूज कर दो। तो आपके पास इसकी प्रोस जो है वो एक एरे के फॉर्म में स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग दोनों भी हो सकती है। इसमें इंडेक्सिंग करके देखना हो सकती है या नहीं हो सकती। तो सारी डिटेल्स जो है वो आपको किताब के अंदर से मिल जाएंगी। अच्छा, आप देखें ये वाली चीज है या HTTPS के ऊपर, यहां पर देखें अगर आप, तो आप देखेंगे कि आपके पास ये मोबाइल सर्टिफिकेशन डेटा है, इसको आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, मैं अब क्या कर रहा हूं, मेरी जो किताब इसके अंदर मैंने डेटा सेट के अंदर से ट्रेन, तो होपफुली डेटा सेट शायद मेरे पास बना हुआ हो, मैं देख लेता हूं। सर अटेंडेंस ऑफ कर दो ना, लिंक। हाँ कर दो कर दो कर दो। इसके अंदर डेटा सेट बना हुआ नहीं, तो मैं इसके अंदर आर्काइव में जा रहा हूँ और आर्काइव पे दे रहा हूँ कि दोनों, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो हूँ इसका नाम चेंज कर दूंगा, इसका नाम रख दूंगा डेटा सेट्स। डेटा सेट ही था उसमें किताब कोड के अंदर, डेटा सेट्स। ठीक है सर, 55 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस है और ऑनलाइन 36 है। प्रॉक्सी लग गई इसमें भी। प्रॉक्सी लगा दी लोगों ने। फॉर्म के अंदर आपने शायद वो ईमेल रजिस्ट्रेशन इनेबल नहीं की होगी ना, मतलब वो उसमें इनेबल कराओ ना कि कोई बंदा किसी दूसरे का ना कर सके, एक ही कर सके। एक डिड यू चेक दैट? सर आपको पता है कि एक बंदे के पास 5-5 अकाउंट तो होते ही हैं। वो एक अलग मसला है, उसको मेहनत करनी पड़ेगी ना। खैर हमने ईमेल एड्रेस तो ले लिया ना, तो वो वेरीफाई कर लेंगे वो खुद ही जाकर, अगर ईमेल एड्रेस गलत होगा तो। ठीक है ठीक है। अच्छा हाँ भाई, क्या कह रहे थे आप लोग? तो मैं आपको कह रहा था कि मेरे पास
ये जुपिटर नोटबुक के ऊपर अब मैं क्या करने जा रहा हूं, डेटा सेट्स को भी अपलोड करने जा रहा हूं। पिशा पिशा पिछे रिफ्रेश हो गया, अपलोड, डाउनलोड डेटा सेट्स, तो ये एज यूजुअल अनजिप करना पड़ेगा। अब आप देखें यहाँ पर कि टेस्ट, और इसमें इसी में डाल दिया ना, इसमें डेटा सेट के अंदर। मुझे इसके अंदर फोल्डर नहीं बनाया इसने, तो मैं यहाँ पर जहाँ पे कोड छापने जाऊंगा मैं यहाँ पर, तो इसके अंदर फोल्डर लगा है ना, तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इस नाम से है भाई, डेटा सेट्स। सही है, ये डेटा सेट जो है वो मैंने इसमें डाल दिया। अब मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर ये वाला काम हो गया है अगर, तो मैं जो हूं ये वाला काम भी कर सकता हूं। अब इसके अंदर देखें, इसमें एन रोज का भी मैंने बताया कि नंबर ऑफ रोज कितनी चाहिए। तो ये मेरे पास भी चॉइस है, मैं ये किताब के अंदर डिटेल देख सकता हूँ कि मैक्सिमम रोज जो है वो यहाँ पर रीडिंग टेक्स्ट फाइल पीसी, ये सब चीजें इन्फॉर्म आपके यहाँ पर किताब के अंदर मिल जाएंगी। शुरू की रोज उठा रही है तो इस तरह उठा लें आप। चंक्स जो है वो बताएं आप, तो ये 1000 का चंक्स, इस तरह आपको ये 4 का लूप लगाकर छोटे छोटे पीसेस में डेटा लेकर आना होगा। यानी कि देखिए यहाँ पर जो है ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने इस तरह आ रही होगी। यहाँ पे कोई सवाल पूछना चाहिए स्पेशली चंक साइज के हवाले से तो पूछ सकते हैं। सर बता दें चंक साइज क्या चीज है? चंक साइज का मतलब है कि हम 200 करके डेटा उठाएंगे। सर मैक्सिमम 200 रोज उठा सकते हैं बस? नहीं, हम 200 रोज करके डेटा उठाएंगे। सही है, यानी कि मैं जाऊंगा जो उठाऊंगा, अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करा रहा हूं और इसको यहाँ से हटा रहा हूं। अभी जो है ये मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, मैं इसमें आगे जाता हूँ। ये प्रिंट वाला जो मुझे डेटा दे रहा है वो मुझे डेटा काबिल बर्दाश्त है। अब देखें इसके अंदर जो है वो
अब आप देखें यहाँ पर 200 करके जो है वो डेटा उठ कर आ रहा है और डिफरेंट चंक्स में आ रहा है और वो मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करा रहा हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं, सर ये सिर्फ व्यू के लिए इस तरह ही है, सच में स्किप भी कर रहा है? सच में स्किप कर रहा है। आप किसी भी सेव कर रहे हैं ना, इसमें देखिए लिस्ट में सेव कर रहा हूँ मैं डेटा, जितने भी चंक्स हैं मैं लिस्ट में यहाँ पर सेव कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पर अगर आप देखें df जो है वो चंक लिस्ट 2 के बराबर है और df का ये हेड है। तो इसके अंदर जो है वो डेटा जो है, अगर आप इस कमांड को समझने की कोशिश करें तो इसने बताया है कि चंक लिस्ट जो है वो किसके बराबर है, df के। ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? df ये क्या कर रहा है कि आपका जो चंक का साइज मैंने बताया है 200, तो ये 200 के छोटे छोटे डेटा फ्रेम जो है वो बनाकर अपने पास रख रहा है। तो वो मैं डेटा फ्रेम जो है वो अपनी एक यूजुअल पाइथन की जो लिस्ट है उसमें मैं इसको डाल रहा हूँ, चंक को। ठीक है, और उस चंक के अंदर से फिर मैंने बाद में सिर्फ वेरीफाई करने के लिए मैंने यहाँ से 2 नंबर निकाला। इसका मतलब है इसमें 0, 1, 2 तकरीबन 600 रिकॉर्ड होंगे इसमें। तो मैं इसका आखिरी वाला यानी कि 2 वाला निकाला और उसको मैंने एक डीएफ में सेव कर दिया और उसकी हेडिंग दी। तो मुझे ये इंश्योर हो गया जो डेटा मैंने इसके अंदर डाला था इसके अंदर वो ऑलरेडी डेटा फ्रेम है और वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। ठीक हो गया सर। ठीक है, और इसके बाद जो है जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं आपके पास रीड टेबल वगैरह भी है। इसमें मैं किताब में से चीजें दिखा दूं। अब आपने क्या किया कि आपने छोटे छोटे चंक में डेटा जो है वो प्रिंट कराया हुआ है। ठीक है, इस तरह करके चंक इसमें तो 1000 डाले हुए। तो ये स्पेशली तौर पे जब आप डेटा फ्रेम में डेटा बहुत बड़ा हो तो आपको बहुत सारा काम नंबर ऑफ चंक्स में करना पड़ता है। कोई सवाल हो तो यहाँ पे पूछ लें। सर ये जब हम लोग एन रोज ले रहे थे 200 तो वो 0 से 199 तक प्रिंट कर रहा था, लेकिन जब हमने वो चंक साइज वाला किया तो ये 400 से 404 तक क्यों प्रिंट कर रहा है? क्योंकि ये 200 के चंक्स बनाएगा। चंक का मतलब ये पीस होता है, यानी कि ये 200 के पीस बनाएगा। हर हिस्से में आपके पास टोटल 200 रोज होगी, लेकिन ये जो है ये काफी आगे तक चलेगा। आपके CSV फाइल में 600 रोज है, उसमें से 200 रोज उठाई और उसका उसने एक डेटा फ्रेम बना दिया। फिर 200 रोज बनाई, फिर डेटा फ्रेम बना दिया, फिर 200 रोज बनाए, फिर डेटा फ्रेम बना दिया। इसने उसने क्या किया कि आपके पास अगर 600 रोज थी तो उसने शुरू की 200 रोज उठाकर डेटा फ्रेम 1 बना दिया, दूसरे के अंदर डेटा फ्रेम 2 बना दिया और तीसरे के अंदर डेटा फ्रेम 4 बना दिया। ठीक है, और बाद में मैंने इसको बताया कि आप इसको दोबारा किसी लिस्ट में अपेंड भी कर सकते हैं और उसको यूज भी कर सकते हैं। मैंने एक बहुत बड़ा डेटा फ्रेम का डेटा जो है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके एक लिस्ट में भर लिया है और अब मैं उस लिस्ट की मदद से ये काम कर सकता हूँ। कोई यहाँ पर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन? किताब इसको पढ़ेंगे तो और उसको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है इससे क्या हो रहा है? टेक्स्ट फाइल ओपन हो रही है और लिस्ट में कन्वर्ट हो रही है। फिर मेक सेंस। और कोई सवाल इस पे जवाब देना चाहेगा तो?
नहीं पता किसी को भी? गुड यार। अब देखें यहाँ पर हमने एक अलग सेपरेटर लाया हुआ है एस प्रेस का। इसका मतलब ये हुआ कि स्पेसिस होंगे जितने भी, उनको वो रीड करके ले आएगा। अगर आप इसकी ext3 वाली फाइल देखें अपने पास तो ये आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल आपको जो लिख के दी है, ये फिक्स्ड लेंथ वाले रिकॉर्ड के हिसाब से है। आप इस फाइल को जाकर देख सकते हैं और उसमें जाकर ये सब चीजें कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसको थोड़ा सा आगे लेके जाए तो अगर आपको रीड से, तो आपने रीड करना है और 2 CSV से आप अपना डेटा CSV में राइट भी कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ये JSON के अंदर डेटा मौजूद है। JSON के डेटा के अंदर आपके पास डेटा की और वैल्यूज की फॉर्म में होता है। यानी एक की है नाम और उसका डेटा है WES, प्लेस, लिव्ड यहाँ पर है। यहाँ पर हमने क्या किया, वैल्यू में बजाय एक सिंगल डेटा देने के एक पूरा एरे दे दिया कि ये जो बंदा है ना सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में रहा है बल्कि स्पेन और जर्मनी में भी रहा है। सबलिंक्स के अंदर जो है वो मैंने एक डिक्शनरी भी दे दी है और दूसरी डिक्शनरी भी दे दी है और पेट्स के अंदर मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन उसको दे दी है। इससे हमें ये पता लग रहा है कि हमारा जो डेटा है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम कहीं ना कहीं से सरवाइव कर लेंगे। अच्छा, ये JSON डेटा अगर किसी की समझ में नहीं आया तो पूछ ले, थोड़ा सा डिफरेंट है CSV की निस्बत। कोई सवाल हो तो पूछ ले यहाँ से। ठीक है सर। ठीक है, ये JSON का डेटा है, लेकिन आप देख सकते हैं इसके अंदर ये वाला डेटा भी जो है वो आपकी फाइल में आ गया। मैं इसको एक मरतबा और चला के देख लेता हूँ। ठीक है, JSON का डेटा इस तरह हो सकता है, लेकिन फाइल में इतना मुश्किल नहीं था। जो भी था वो मैंने आपको यहाँ पर लाकर दिखा दिया है। इस तरह डेटा जो है XML में भी हो सकता है, वहां से भी डेटा जो है वो आप उठा के लेकर आ सकते हैं। ये काफी बड़ा डेटा है एग्जाम्पल में जो यूज हुआ है, तो इसको थोड़ा ढूंढने में थोड़ा आपको मुश्किल होगी, लेकिन आप ये इसको कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि आपको 10 मिनट देता हूँ। आप 10 मिनट के अंदर इस वाले डेटा को चला के देखें और मुझे बताएं कि आपके पास डेटा सही आ रहा है नहीं आ रहा, और आपको कहाँ पर क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। You have 10 minutes and these are the code. असद, वर्कशॉप खत्म हो गई तुम्हारी? नहीं, अभी नहीं हुई है। 15 वर्कशॉप हुई है अभी। सब सही चल रहा है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ तक पहुंचो? ML स्टार्ट हो गई अब। VIP कंटेंट है सर।
वो बहुत से एक दो स्टूडेंट्स की तो जॉब भी लग गई इस वर्कशॉप की बेसिस के ऊपर ना, कि डेटा साइंस की वो कर रहे हैं और अच्छी पे मतलब उनके फीडबैक आ रहे हैं ना लोगों के, अब बहुत फास्ट पेस पे जा रहे हैं और मतलब लोग अच्छे हैं, फीडबैक अच्छा मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सही, जबरदस्त। और तुम क्या कर रहे हो आगे, जॉब कर रहे हो कोई? जी जी, मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहे हैं और फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ इसके अलावा। कहाँ, फाइवर पर? जी, फाइवर पे। अच्छा जी, 10 मिनट है आप लोगों के पास, उसमें से 1 मिनट हो चुका है। कहीं फंसो तो बता देना। सर ये जब HTML को रीड कर रहा है तो उसमें से सिर्फ स्पेसिफिकली ये टेबल को ही कैसे ही पिक कर पा रहा है, जबकि उससे पहले भी डाटा है HTML में? देखो, चेक करो, मैंने जैसे यहाँ पे टाइप की है, आप देखो जो प्रिंट करके टाइप जब मैंने टेबल्स की, तो टेबल्स की जो टाइप है वो लिस्ट है। सर मैं ये टाइप के अलावा मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, सिर्फ प्रिंट टेबल्स करवा रहा हूँ, फिर भी वो सही व्यू दे रहा है। हाँ बिल्कुल, अगर आप प्रिंट टेबल्स कराएंगे तब भी जो है वो आपको सही व्यू देगा। तो ये पहला डाटा किस तरह, किस बेस पे इग्नोर कर रहा है जो HTML में लिखा हुआ पहले? सर आप यहाँ पर प्रिंट करके देखें, 1 मिनट में यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ इसको, यहाँ से हटाता आता हूँ इसको। आप ये कह रहे हैं जब मैं ये टेबल चला रहा हूं तो ये डेटा सही प्रिंट करके दे रहा है। अच्छा, ये आपको लग रहा है कि ये डेटा जो है वो सही प्रिंट करके दे रहा है? ये सर अब HTML अगर खोले ना हम सेपरेट से ब्राउजर में, तो उसमें और भी डाटा है इससे पहले, ये नहीं कि टेबल से रिलेटेड नहीं है वो, जैसे नॉर्मली जो होता है वेबसाइट पे। ये असल में समरी करके दे रहा है ना, इसमें देखिए डेटा जो है इसने यहाँ पर देखिए ये लिस्ट है, ये देख रहे हैं आप, ये इस चीज से पता लग रहा है कि ये असल में ये लिस्ट आपको बता रहा है, और क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है तो उसकी समरी करके बता रहा है। तो ये आपको ये जो डेटा नजर आ रहा है ये लिस्ट ही है असल में। अगर आप चाहें तो इसको डिस्प्ले करके ट्राई कर लें। आप देखें ये असल में डेटा जो है ये लिस्ट ही है, तो ये लिस्ट को शॉर्ट करके दिखा रहे हैं डॉट डॉट लगाकर, और यहाँ पे भी देखें यहाँ गए इसने 0 से लेकर 546 तक दिखाया, बीच में से 5 ऊपर और 5 नीचे दिखा दिए, बाकी उड़ा दिए। तो ये डेटा अभी तक लिस्ट की फॉर्म में ही है। आपको जो है ये वाली लगाकर इसमें से जो है वो 0 में उठाएंगे आप, तो आपको वो फेलियर नजर आएगा, और उसके बाद वाले के अंदर उससे आगे वाला होगा। तो ये सब चीजें जो है वो आपको खुद करनी पड़ेगी। यानी आपका जो डेटा फ्रेम है, ये जो फेलियर डेटा फ्रेम है, वो इस टेबल्स के 0 पे पड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन मेरा बस ये था कि जो नेविगेशन वगैरह होती है, मेन्यू वगैरह जो लिखे होते हैं HTML पेजेस के ऊपर, वो इसने ऑटोमेटिकली स्किप कर दिए और इसने सिर्फ डाटा ऑटोमेटिकली इसके। अब देखें ये जो नीचे वाला है, ये आप देखें इसका स्टाइल चेंज हो गया क्योंकि ये डेटा फ्रेम है, समझ रहे? ये लिस्ट है, और जबकि इसके अंदर भी देखें 547 और 7 रोज है, और इसके अंदर भी है। लेकिन जब मैं इसमें से 0 के ऊपर गया और 0 के ऊपर से मैंने उठाया, तो मेरे पास देखें डेटा कॉलम और सब कुछ प्रॉपर आने लगी है। तो ये फर्क है दोनों में, एक में वो लिस्ट को प्रिंट कर रहा है और एक के अंदर वो डेटा फ्रेम को प्रिंट कर रहा है, दोनों में फर्क है। अब इसके अंदर ये करता है कि क्योंकि HTML जो है वो प्रॉपर CSV फॉर्म नहीं होता, तो वो क्या करता है कि HTML के अंदर से किसी टेबल को ढूंढता है और उस टेबल को एक लिस्ट के अंदर लाकर रख देता है।
अब ये भी हो सकता है कि आपकी जो HTML है उसमें एक से ज्यादा टेबल्स हो, तो जितनी टेबल्स होंगी उतनी लिस्ट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे। आप 0 कर पहला डेटा फ्रेम उठा लें, 1 करके दूसरा उठा लें और 2 करके तीसरा उठा सकते हैं। ठीक हो गया सर। अभी देख सकते हैं इसमें 1 है नहीं कोई, क्योंकि इसमें जो HTML के अंदर टेबल है वो एक ही है। और इसके अंदर देख लो, अब मैंने बड़ी डिटेल लिखी हुई है कि भाई इसके अंदर एक फेलियर डेटा फ्रेम है, उसके अंदर से सिटी के अंदर से मैंने हेड निकाला, तो मैं देखा कि यार ये जो है उसकी सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई, यानी कि मैं जो हूं फर्दर डेटा एनालिसिस भी कर सकता हूं। यार तो कॉपी पेस्ट सही नहीं होता इसमें। तो अभी देखिए इसे मुझे सिटी के मुझे इंफॉर्मेशन लाकर दे दी। ये सारी चीजें मैंने ये आपकी कॉपी किताब में से छापी है, उसमें से आप ये फर्दर इंफॉर्मेशन निकाल कर लेकर जा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने डेट को, ये क्लोजिंग डेट थी, इसको मैंने जो है वो टू डेट के जरिए डेट टाइम में कन्वर्ट किया है, और उसके बाद जो है वो इसका टाइप जो है वो इसको प्रिंट भी किया है मैंने। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपको ये डेट टाइम के जरिए ये कन्वर्जन भी आपको मिल सकता है। तो ये डेट टाइप का फॉर्मेट जो है वो आपके पास आ गई। इसके अलावा आपका डेटा जो है, ये जो ऊपर वाला फॉर्मेट है CSV, इसको हम कहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट। आपके पास डेटा बाइनरी फॉर्मेट में भी सेव हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैंने ये डेटा उठाया CSV में से और मैंने इसको बाइनरी फॉर्मेट में पिकल में जाकर सेव कर दिया है, और जब मैं बाइनरी फॉर्मेट में जाकर मैंने डेटा सेव किया और उसके बाद मैं उसमें से डेटा भी रीड कर सकता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है मेरे पास HDF फॉर्मेट में, पिकल फॉर्मेट में, ये बाइनरी फॉर्मेट है, उनमें से भी डेटा में सेव करके इसमें डेटा उठाकर लेकर आ सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं एक्सेल में से भी डेटा उठा के लेकर आ सकता हूँ, और मैं एक्सेल में ये भी बता सकता हूँ कि ये एक्सेल फाइल है, इसके अंदर कौन सी शीट मुझे चाहिए। अगर मेरे पास मल्टीपल शीट में डेटा है तो मैं उसमें शीट का नाम भी बता सकता हूँ। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक्सेल फाइल बताया और मैंने ये बताया, उसके बाद मैंने कहा है pd.read एक्सेल फाइल। ये और ये एक ही कमांड है, इसके अंदर डेटा जो है वो प्रिंट हो रहा है और इसके अंदर डेटा जो है वो फ्रेम में जाकर सेव हो रहा है। और मैं यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकता हूँ pd read एक्सेल, मैंने फाइल का नाम बताया और उसके अंदर से मैंने बताया कि शीट कौन सी आपको उठानी है। यहाँ तक कि अगर आपके पास जो है वो कोई API भी हो, इसको हम कहते हैं वेब API, तो आप डेटा वेब API से भी उठाकर लेकर आ सकते हैं। ये हमारी एक वेब API है, मैं इसके ऊपर आपको मूव कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसमें डेटा यहाँ पर मौजूद है। ये वो इश्यूज है जो पेंडास ने अपने डेटा में के पास रखे हुए हैं, तो इसने उसको HTML फॉर्मेट रखने के बजाय आप देख सकते हैं JSON फॉर्मेट में रखा हुआ है। जो भी बंदा इसको कॉल करेगा, इनकी API के ऊपर यहाँ पे जाएगा, उसको ये वाला डेटा मिल जाएगा। तो हम ये देख सकते हैं कि ये डेटा जो है ये JSON की फॉर्मेट में है, और इसको भी जो है मैं यहाँ पर, इसके लिए मुझे एक कमांड चाहिए होगी रिक्वेस्ट की, वो रिक्वेस्ट की कमांड के जरिए मैं ये सारा का सारा डेटा उठाकर और दोबारा जो है ये डिक्शनरी में ले आऊंगा। जब ये डेटा डिक्शनरी में आ जाएगा तो मेरे पास ये चॉइस होगी कि इस डिक्शनरी के डेटा को मैं बड़े आराम से कन्वर्ट कर लूंगा। ये देखें यहाँ पर मैंने इसको डेटा मेरा जो है यहाँ पर एक लिस्ट की टाइप में है।
ये डेटा जो है इसने क्या दिया हुआ है, इश्यूज 335। मैं इसके ऊपर आगे चला जाता हूँ, 39345। अब चला के देखते हैं। इसमें 0 है, इसमें 001 है, कमेंट URL है, HTML URL है, यहाँ से शुरू हो रहा है ना ये। जीरो, ये डिक्शनरी है नीचे। हाँ, ये बिल्कुल डिक्शनरी क्लास की आपकी डिक्शनरी है, ठीक है। ये डेटा मेरे पास आ गया, आप देख सकते हैं ये डिक्शनरी की क्लास है। पहले लिस्ट दिखा रहा था तो मैं इसके अंदर एक जगह पर आगे चला गया और मैंने जो है वो यहाँ पर जाकर, अगर आपके पास डेटा डिक्शनरी में मौजूद है तो फिर आपका काम जो है वो आसान हो जाता है और आप उस डिक्शनरी के डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं डेटा फ्रेम में। तो मैं यहाँ पर देखें डिक्शनरी के डेटा को इसको कन्वर्ट करके देखते हैं और यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं कि ये डेटा जो है इसका सारा डिटेल आपके पास आ गई। ये जरूरी नहीं है कि आप इस तरह के इश्यूज के और भी किसी किस्म की भी वेब की API हो, आप जो है वो उसको बड़े आराम से इस कमांड के जरिए उठाकर और CSV फॉर्म में देख सकते हैं। तो आप देखें जाके कोई ओपन सोर्स API जाकर आप देखेंगे तो आपके सामने जो है ऐसी बहुत सारी APIs नजर आएंगी आपको। एक जाके देखते हैं, शायद इसके अंदर से हमें कुछ फायदा मिल जाए। सर कोई वेदर फोरकास्ट की है API फ्री हो जो? पता नहीं, देखनी पड़ेगी। मैं एक फुटबॉल वाली पे जा रहा हूँ, देखो क्या होता है। कि नहीं यार, देखिएगा आप लोगों को पे कोई API मिल जाए, अभी मुझे इस वक्त नजर नहीं आ रही, मुझे याद आएगी तो मैं आप लोगों को भी शेयर कर दूंगा। तो आप यहाँ पर API चेंज करके वहां से भी डेटा उठाकर लेकर आ सकते हैं। और अगर आप डेटाबेस में से डेटा इंस्टॉल कर दें, यानी ये कोंडा इंस्टॉल सी करके एनाकोंडा SQLite इस्तेमाल कर लें, तो आप जो है वो एक टेबल क्रिएट करके उससे कनेक्ट करके और उसमें से डेटा जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि मेरे पास जो है वो ये SQLite जो है वो पहले से मौजूद होगा। जरूरी नहीं कि SQLite हो, आपके पास कोई और भी डेटाबेस हो सकता है। अब देखते हैं यहाँ पर SQLite जो है वो अवेलेबल है या नहीं है। लेट्स सी। इत्तेफाक से कोलैब के ऊपर जो है वो SQLite भी अवेलेबल है, वरना हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल की कमांड मैंने यहाँ लिखी हुई है और यहाँ पर मैंने डेटा इंसर्ट किया। पहले मैंने डेटा टेबल क्रिएट की, फिर यहाँ पर मैंने डेटा इंसर्ट कर दिया और उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पर डेटा रीड भी
सर नीचे अपने आउटपुट भी लिख दिया। हटा दूं इसको? ठीक है जनाब, ये हमारे पास इसका डेटा जो है वो हमारे पास आना शुरू हो गया। सिलेक्ट स्ट्राइक फ्रॉम टेस्ट, ये तो मेरे डायरेक्ट डेटा दिखा रहा है, लेकिन अब मुझे इसको डेटा को, टेस्ट के डेटा को डेटा फ्रेम में लेकर आना है, ये असल चीज है। तो आप देख सकते हैं कि ये डेटा जो है वो मेरे पास डेटा फ्रेम में आ गया। यहाँ पर देखें मेरे पास रोज का जो डेटा था वो मैंने रोज का निकाला फॉर एक्स इन कर्सर डॉट डिस्क्रिप्शन। तो आपके पास डेटा जो है वो आपके सामने आ गया। अब देखें इसके अंदर दो चीजें हैं, एक रोज है और एक है कॉलम। मैं इसको अगर हटा देता हूं तो मेरे पास जो डेटा है डेटा फ्रेम का वो ऐसे हो जाएगा। सही है, ये 1 2 3 दे रहा है, कॉलम के नाम नहीं बता रहा। सही है, तो मुझे कॉलम के नाम चाहिए थे, या ये सब आपकी किताब के अंदर कोड मौजूद है। तो उस किताब के कोड ने मुझे बताया कि अगर कर्सर डॉट डिस्क्रिप्शन का जो कमांड है, मतलब ये जो हमारा कर्सर है ना, ये कर्सर का एक मेथड है फैच ऑल, जो डेटा को उठाकर लेकर आ जाएगा। दूसरा उसका एक एट्रीब्यूट है, उसका नाम है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो क्या होता है, उसके कॉलम के नाम होते हैं। जरा मैं प्रिंट करा के देखता हूँ, शायद प्रिंट हो जाए, होगा नहीं वैसे, क्योंकि ये अब आप देख सकते हैं यहाँ के इसके अंदर ये जो कर्सर डॉट डिस्क्रिप्शन है, ये जो है ये एक टपल है और उस टपल के अंदर मजीद टपल है। तो उसके अंदर पहली वाली चीज जो है ये ए, यहां पर ये सी, सही है, यहां पर ये डी। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसके एक एक डिस्क्रिप्शन को उठाया, यानी पूरी के पूरी इसको ये उठाया यहाँ से, और मैंने देखा इसके 0 एलिमेंट के अंदर कॉलम का नाम मौजूद है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 0 एलिमेंट जो है वो यहाँ से मैंने यहाँ पर 0 एलिमेंट दे दिया। तो मुझे यहाँ से ए, यहाँ से बी, यहाँ से सी और ये सब चीजें मुझे यहाँ पे मिल गई। उसको मैंने जो है वो डेटा फ्रेम में, तो मुझे कॉलम के नाम भी पता लग गए और रो की इंडेक्स भी पता लग गई। दैट्स इट। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है जो आपकी किताब में है। उसके लिए आपको जो है वो एक और लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, उसका नाम है SQL Acme। SQL Acme जो है उसको अगर इंपोर्ट कर लेते हैं तो आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा। आपको पहले जो है ये कर्सर नहीं बनाना पड़ेगा, उसके बाद फैच ऑल नहीं करना पड़ेगा और उसके बाद डेटा फ्रेम में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। 5 लाइन की कमांड की जगह आप जो है ये सारा काम इंपोर्ट डेटाबेस आपने बताई और डायरेक्ट जो है वो आपने फैच कर लिया। तो आपकी वो वाली जो कहानी थी ना जिसके अंदर मैं डिस्क्रिप्शन में से जाकर कॉलम के नाम हम उठा के ला रहा था, ये आपकी लाइब्रेरी ये वाला काम करके दे देगी। तो अगर आपके पास जो है ये वाली लाइब्रेरी आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपका जो काम है वो ज्यादा आसान हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो है वो इस लाइब्रेरी को इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस लाइब्रेरी को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कोड जितना कम से कम होगा एरर उतना कम से कम आएगा, और एरर जितना कम से कम आएगा आपको डीबग करने में उतना कम टाइम लगेगा और आपका कोड उतना नीट एंड क्लीन होगा और उतना ही टाइम आपके पास बचेगा। तो बजाय ये कि आप 15 कोड लिखकर उसको टेस्ट करें, डीबग करें, समझे, आप कोई ऐसी लाइब्रेरी यूज कर लें जो आपकी हेल्प कर सके और आपका काम आसान बना सके। ठीक है जी, दैट्स इट। सर SQL Alchemy जो है ये सारी डेटाबेसेस पे अप्लाई हो जाती है? हाँ, ये सारी डेटाबेस जरूरत है क्योंकि इस पे आपको इंजन बताना पड़ता है यहाँ पर ना। अब यहाँ पर आपको ये पता करना है कि यार ये SQL Acme जो है इसका जो है ये आप सर्च करें यहाँ पर लाकर और आप लिखें क्रिएट इंजन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंजन कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें ये भी याद रखिएगा कि ये जो डेटाबेस की साइंस है ये थोड़ी सी बाज़ जगह पे कॉम्प्लिकेट हो जाती है। उसकी वजह यह है कि जैसे आपको MySQL इंस्टॉल करना है
तो आपको MySQL का ड्राइवर पाइथन के लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैंने क्या चालाकी की, मैंने आपको यहाँ पर जो चला के दिया है वो कौन सा चला के दिया है, SQLite। कौन सा आपको चला के दिया है, SQLite। तो SQLite का जो ड्राइवर है, यहाँ पर मैंने आपको ये कमांड भी लिखी है, यहाँ पर आपको SQLite के ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसी तरह अगर यहाँ पर आप MySQL इस्तेमाल कर रहे हैं तो MySQL का आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, Oracle का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, SQL सर्वर का इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जिस ड्राइवर जिस डेटाबेस का से डेटा उठाने जा रहे हैं उसका आपको ड्राइवर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है फुल डिटेल्स के साथ जो है वो मेरे पास आपकी किताब के अंदर मौजूद है। आप इसके अंदर इसको डिटेल्स जो है वो इसकी आप पढ़ सकते हैं। रिजम्बलिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मैं चैप्टर 11 पे आ गया हूँ। चैप्टर 3 है ये। आप लोगों ने वो कहानी सुनी जिसमें एक लकड़हारा होता है, वो कम लकड़ियां काटता है और दूसरा लकड़हारा ज्यादा लकड़ियां काटता है उसी टाइम में? किसी ने सुनी ये इस तरह की कोई कहानी? अरे ये वाली नहीं सुनी, दूसरी सुनी। ये नहीं सुनी। समंदर में चला जाता है। नहीं, समंदर वाली नहीं। दो लकड़हारे होते हैं। एक लकड़हारा पूरे दिन के अंदर जो है वो 100 किलो लकड़ियां काटता है, जबकि दूसरा लकड़हारा जो है वो 150 नया लकड़हारा आता है और 150 किलो जो है लकड़ियां जो है वो काट लेता है। तो पहला लकड़हारा जो है वो बड़ा हैरान होता है और सोचता है कि यार ये दूसरे लकड़हारे के पास क्या वजह है। आप लोग क्या गैस करेंगे, क्या वजह होती है दूसरे लकड़हारे के पास लकड़ियां काटने की? सर वो डिपेंड करता है, शायद उसका कुल्हाड़ा तेज हो थोड़ा, या हाँ बिल्कुल उसका कुल्हाड़ा तेज हो, बिल्कुल सही है, इस टोटली अग्री। उसके पास कुल्हाड़ा, उसके पास जो है वो काटने के लिए मशीन मौजूद हो, कोई टूल मौजूद हो। क्या ख्याल है? जी सर बिल्कुल सही है ना। और या उसके पास टेक्निक अच्छी हो। जी सर बिल्कुल सही है ना। तो उसके अंदर तो उसमें ये बताया गया था कि यार जो ज्यादा लकड़ियां काटता था वो क्या करता था कि लकड़ियां काटने के दौरान जो है हर 1 घंटे के बाद 5 मिनट के लिए रुकता था, रेस्ट करता था और 5 मिनट तक जो है वो अपने कुल्हाड़े को तेज करता था। वो गॉट इट और नॉट इट? यस सही है ना। सर इस तरह भी करना चाहिए। हाँ, आप लोगों के लिए भी जो है, जैसे ये किताब है इसके अंदर देखें, इसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीजें जो बताई हैं, आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। और साथ साथ आपकी जो ऑब्जेक्टिव है वो ये होना चाहिए कि यार मुझे जो है ना कोडिंग कम से कम करनी है। सर एक चीज कहनी थी, पेज 206 है, अगर ऊपर से हम टाइप करें। तो अगर आप जो है वो आपको ये लग रहा है कि आपको कोड ज्यादा लिखने पड़ रहे हैं, तो यार आप लोग प्लीज जाकर सर्च करें इंटरनेट। आपको कोड कम से कम लिखना है। कोई ना कोई लाइब्रेरी, कोई ना कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जहां से, जैसे ये SQLXB का जो प्रोजेक्ट है ये आपके पास मौजूद है। आपके पास इस तरह की चीजें बनी बनाई मौजूद है, आप इनको यूज करें, इनको समझें। आप जितने अच्छे टूल के साथ जो है वो जाएंगे उतना ही फायदा है। अब मिसाल के तौर पर जैसे आप मूवीज में देखते हैं, जैसे आप लोग मूवीज में देखते हैं कि जी बहुत सारे लोग जो है वो कुल्हाड़ियां और तलवारें लेकर जो है वो दुश्मन के खिलाफ निकल पड़ते हैं और दुश्मन के पास एक मशीन गन होती है और वो उनसे फायरिंग करके सबको मार देता है। हैव यू सीन दैट? तो हमारे साथ भी ये मसला है कि हम पढ़ते नहीं है एकदम, फिर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है, उसके अंदर हम जो है वो अपनी क्या कहना चाहिए, पाइथन लेकर लड़ने शुरू हो जाते हैं। लड़ा नहीं जाता, फिर हम कहते हैं यार पाइथन में ये नहीं हो सकता,
लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि आप जो है ये किताब भी पढ़ें। इस किताब से दो चीजें पता लग रही हैं कि बहुत सारे कामों को मैंने देखा है, बड़े बड़े डेटा साइंटिस्ट जो है वो डेटाबेस को चलाने के लिए लाइब्रेरी यूज नहीं कर रहे होते और लिस्ट के ऊपर सारा काम कर रहे होते हैं, फिर कहते हैं काम स्लो होता है, लाइब्रेरी यूज नहीं कर रहे होते। तो यहीं पर हम अपनी क्लास एंड कर रहे हैं। कोई सवाल नहीं है तो फिर आप लोग क्लास खत्म करिएगा। मेरा क्वेश्चन था सर, बाकी लोग अगर चाहे तो क्लास छोड़ के जा सकते हैं। सर ये मतलब कोर्स है, अपने कोर्स से रिलेवेंट था। तो सर मैं ना एक्चुअली जॉब कर रहा हूँ, रूबी और रेल्स वेब का फ्रेमवर्क है। तो सर इसमें हमने ना एक प्रोजेक्ट था रिकमेंडेशन सिस्टम, सॉन्ग रिकमेंडेशन सिस्टम। दोबारा बोलो सर। मैं रूबी और रेल्स पे जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया था रिकमेंडेशन सिस्टम। सही है सर, मतलब सॉन्ग रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना था। तो सर ऐसा था कि मैंने आपसे पूछा था कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि जिसमें हम अपना जो मॉडल है वो पाइथन में बनाएं और साथ इंटीग्रेट कर दें रूबी के कोड के साथ। तो हाँ, उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है। वो जो वेब अभी जो मैंने आपको बताया वेब एपीआई वाला, इसको हम कहते हैं माइक्रो सर्विस। जी जी, माइक्रो सर्विस पाइथन के अंदर, बल्कि हर लैंग्वेज के अंदर ना माइक्रो सर्विस बनती है। यानी रूबी एंड रेल में भी माइक्रो सर्विस बन सकती है, सही है, पाइथन में बन सकती है। तो आप पाइथन में एक माइक्रो सर्विस बना लें जिसके अंदर आपको जो है वो एक वेब हुक मिल जाएगा। यानी जैसे अभी मैंने इसके अंदर कहाँ गई अब जैसे मैंने यहाँ पर जो है ये मैंने कॉल किया है ना, यहाँ से मुझे डेटा मिल गया। तो आप पाइथन के अंदर एक चीज ये वेब हुक बनाएंगे, ठीक है। अब आपने क्योंकि रूबी एंड रेल में काम किया हुआ है तो आपको इन चीजें समझ में आ जाएंगी कि आप जो है एक माइक्रो सर्विस बनाएंगे पाइथन की। उसके जरिए आपने रूबी एंड रेल के अंदर जब आप ये वेब एपीआई कॉल करेंगे तो उसके आप अपना डेटा जो है वो पाइथन के अंदर देंगे। पाइथन जो है वो डेटा लेगा, अपने पास जो उसका मॉडल होगा उससे वो प्रोसेस करके आपको इस वेब के ऊपर रिटर्न कर देगा। तो आपका जो है वो रूबी एंड रेल भी चलता रहेगा और पाइथन के अंदर आप बना लेंगे। चलो ठीक हो गया सर। ये वैसे तो वो प्रोजेक्ट था कि ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो हमने डेटाबेस से वो क्यूरी लगा के कर दी है। लेकिन ये कि अब मैं ऐसे अपनी लर्निंग के लिए बाद में डिप्लॉय करूंगा। वही ना, असल में बात ये कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं पता होती, वो नई नॉलेज, नई टेक्नोलॉजी, नई लाइब्रेरीज नहीं पढ़ रहे होते। आज बहुत सारे लोग हैं जो रूबी एंड रेल्स में काम कर रहे हैं लेकिन वो कभी भी माइक्रो सर्विस में सोचते ही नहीं है। जी सर, बिल्कुल ऐसा। उसकी वजह से क्या होता है कि आपको हर नए प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारी चीजें कॉपी पेस्ट करनी पड़ती है। अगर आपने जैसे 3-4 माइक्रो सर्विसेज बना ली, एक ऑथेंटिकेशन के लिए बना ली, एक डेटाबेस के लिए बना ली, तो हमेशा आप क्या करेंगे कि डेटाबेस की माइक्रो सर्विस और ऑथेंटिकेशन की माइक्रो सर्विस लेंगे और हर जगह काम कर लेंगे। क्या ख्याल है? जी सर, अंडरस्टैंड, मैं समझ गया उनकी बात को। और माइक्रो सर्विस में जाने से फायदा ये होगा, इम्प्लीमेंट करूंगा खुद से। हाँ, और माइक्रो सर्विस से जाने का फायदा ये है कि आप जरूरी नहीं कि आप क्लास में सब करूंगा। हाँ, माइक्रो सर्विस में जाने का एक और फायदा ये है माइक्रो सर्विस में जाने का कि आप ना सिर्फ पाइथन की माइक्रो सर्विस कॉल कर सकते हैं, लेकिन किसी और की, जैसे कुछ चीजें जावा में अच्छी है तो आप जावा की एक माइक्रो सर्विस बना ले, एक जो है वो नोड की बना ले, तो आप बाकस में कनेक्ट कर लें, जिसमें जो चीज अच्छी चलती है उसमें चला लें। क्या ख्याल है? जी सर, बिल्कुल, तो बहुत एक अच्छा टूल है। यस सर, बिल्कुल सही है। तो फिर एंड करते हैं सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चनिंग होगी। इसके काफी अच्छा टॉपिक था आज का, लेकिन अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की तो फंस जाएंगे आप लोग, ठीक है। क्योंकि मैंने बड़ा एडवांटेज लिया है, स्टूडेंट खामोश थे तो मैंने पूरा चैप्टर खत्म करा दिया। अब बोले क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट वीक के लिए कुछ असाइनमेंट है? अभी हम शूट अभी तो नहीं है क्योंकि अभी आप लोगों के पेपर थे NumPy के, तो इसलिए असाइनमेंट शेयर नहीं की गई है, लेकिन हम जल्दी कर देंगे आपको, ठीक है। यस सर।